हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री विद जूही श्रीवास्तव के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने कल आप सभी को बताया कि ये जो मेरा चैनल है इसके माध्यम से मैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड की जो केमिस्ट्री है, जो बच्चों को काफ़ी टफ़ लगती है, मैं उसको ईज़ी तरीके से एक्सप्लेन करने की लगातार कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले कल की चीज़ को एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। आफ्टर दैट फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं जो बता रही थी कि हमारे केमिस्ट्री का सिलेबस ये है कि 5 चैप्टर्स हमारे क्लास 10th में इंक्लूड हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सेकंड है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, थर्ड है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फोर्थ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड फिफ्थ चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है पीरियोडिक टेबल। अब जब हम फर्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो इस चैप्टर में हमें कई सारी चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन को हम लिखेंगे कैसे, बैलेंस कैसे करेंगे उसे, केमिकल रिएक्शन लिखना भी है उसे बैलेंस भी करना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। आफ्टर दैट हमें पढ़ना है कोरोजन, रैंसिडिटी, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। इतनी सारी चीज़ें हमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन इस चैप्टर में पढ़नी है। अब केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले हमें समझना होगा उसकी डेफिनीशन कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन के होने के लिए जो बुनियादी शर्त है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है चेंज का होना। और चेंज भी दो तरह का होता है, फिज़िकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। हमारे लिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के लिए केमिकल चेंज ही जिम्मेदार है, क्योंकि जब केमिकल चेंज होता है तो जो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, कुछ नया बनता है, नई प्रॉपर्टीज़ के साथ बनता है और उसको रिवर्स कर पाना लगभग पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए केमिकल रिएक्शन के लिए जब भी केमिकल रिएक्शन शब्द अगर कहीं आपके आसपास आता है तो आपको तुरंत ये समझ लेना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन के साथ साथ केमिकल चेंज भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। A chemical reaction involves a chemical change in which substances react to form new substances with entirely new properties. केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है, एक ऐसा केमिकल चेंज होता है जिसमें जो सब्सटेंस रिएक्टेंट के तौर पर रिएक्शन के लिए जाता है वो बिल्कुल ही नया सब्सटेंस बन करके नई प्रॉपर्टीज़ के साथ हमारे सामने आता है। सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट और टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट। अब जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो रिएक्शन में पार्ट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर जिसे हम लिखते हैं उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और एक एरो बनाते हैं हम बीच में, एरो जो कि प्रोसेस को शो करता है, और आफ्टर प्रोसेस जो चीज़ हमारी बनती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। हमें हमेशा ये ध्यान देना है कि रिएक्टेंट को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, बीच में हमारा एरो होगा, एरो जो है प्रोसेस को बताएगा, आफ्टर दैट जो है हमारा प्रोडक्ट होगा। जैसे यहाँ देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिल रहे हैं, बन क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो है एक वर्ड इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन है, क्योंकि मैंने वर्ड्स के रूप में इसे लिखा है। बट मोर कन्वीनियंटली, ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट क्या होगा कि हम इसे सिंबल्स के फॉर्म में लिखें। अब इन्हें सिंबल्स के फॉर्म्स में कैसे लिखते हैं उसके लिए भी कुछ मेथड होगा, लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल के कुछ नॉर्मल चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए। इस जो ये हमारा केमिस्ट्री विद जूही श्रीवास्तव का ये पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसमें लास्ट में मैं पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ना और पीरियोडिक टेबल से जुड़े हर एक छोटे बड़े सवाल मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए ये जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन लिखेंगे कैसे।
जैसे मैग्नीशियम के लिए हमारे पास सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन के लिए हमारे पास सिंबल होता है O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए हमारे पास सिंबल होता है MgO, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिल रहा है, बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन हमें ये ध्यान देना होगा कि ये रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है? इधर एक Mg है, इधर भी एक Mg है, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है। तो यानी कि ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है ये एक कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है। अब इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, और हिट एंड ट्रायल मेथड की मदद से अगर मैं इसके आगे Mg के आगे मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो ये हो जाएगा अब 2Mg प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमेशा O2 के ही रूप में लिखेंगे, क्योंकि जितनी भी गैसेस होती हैं वो हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में लिखी जाती हैं। तो ये O2 हमने लिख दिया। अब ये दोनों मिल करके बन रहा है 2MgO। यहाँ पर भी मैंने आगे 2 बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया। तो इससे ये शो हो रहा है कि इधर भी 2 मैग्नीशियम है, इधर भी 2 मैग्नीशियम है, ये 2 ऑक्सीजन है, ये आगे वाला 2 इस ऑक्सीजन के लिए भी काम करेगा, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। यानी कि अब जो ये रिएक्शन बनी है 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO, ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है हमारा, तो कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इक्वेशन को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत ही है। कभी कभी कोई इक्वेशंस ऐसे भी एग्ज़ाम में आपसे पूछ दिए जाएंगे जो ऑलरेडी बैलेंस्ड होंगे। आपको उन्हें देख करके तुरंत पहचान लेना है कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर बैलेंस्ड है ऑलरेडी तो आप सेम वही आंसर में एज इट इज़ वही क्वेश्चन लिख देंगे, वही इक्वेशन लिख देंगे। और अगर बैलेंस्ड नहीं है तो फिर उसे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका है जो हम लोग यूज़ करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड है। साथ ही साथ आपको ये भी जानना होगा कि बैलेंसिंग एक प्रैक्टिस मांगती है, यानी कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी आसानी से किसी भी इक्वेशन को, किसी भी क्वेश्चन को देख करके आप बैलेंस कर लोगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पर वो है Zn प्लस H2SO4, जो बन रहा है ZnSO4 और H2, ये ऑलरेडी बैलेंस है। आप देखेंगे इधर भी एक ही Zn है, इधर भी एक ही Zn है। Zn यानी कि जिंक, इधर भी एक जिंक है, इधर भी एक जिंक है। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। इधर सल्फ़र 1 है, इधर भी सल्फ़र 1 है। इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। यानी कि ये जो रिएक्शन जो पहली वाली दी है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब ये जो दूसरी रिएक्शन है Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, ये बैलेंस्ड नहीं है। अच्छा, ये क्यों नहीं बैलेंस है? आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए एक Fe है और यहाँ देखिए 3 Fe है, यहाँ 1 Fe है, यहाँ पर 3 Fe है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। तो अब हमें इसे बैलेंस करना होगा। इसे बैलेंस हम कैसे करेंगे? मैंने पॉपुलर मेथड आपको बता ही दिया है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए पहले हम इक्वेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। आफ्टर दैट जितने भी उसमें हमारे एटम्स होते हैं उनका हम नाम लिख लेते हैं। जैसे ऊपर वाले जो ये हमारा इक्वेशन है इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो मैंने यहाँ इनका नाम लिख लिया। लेफ़्ट हैंड साइड में इनके कितने नंबर्स हैं वो यहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड में कितने नंबर्स हैं इनके वो यहाँ लिखेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में Fe कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 यानी कि 2, ऑक्सीजन कितना है 1। राइट हैंड साइड में Fe है 3, हाइड्रोजन है 2 एंड ऑक्सीजन है 4। तो यानी कि ये बैलेंस नहीं है। अब हमें इसे बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं इक्वेशन को ध्यान से, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है, यानी कि जो एटम सबसे ज़्यादा मात्रा में है, सबसे ज़्यादा नंबर्स में है, उसे हम पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन से अधिक
आपको पूरे इक्वेशन में कोई भी एटम दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 ऑक्सीजन करने के लिए हमें स्टेप फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन बिकॉज इट इज़ ग्रेटर इन नंबर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो हमने यहाँ पर भी 4 लगा दिया, क्योंकि डायरेक्ट तो आप ऑक्सीजन के पास 4 लगा नहीं सकते हो, आपने वाटर मॉलिक्यूल के आगे 4 लगा दिया। अब जब आपने वाटर के आगे यहाँ 4 लगा दिया, तो ये 4 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया दोनों साइड। आप देख रहे हो, एक Fe इधर है, इधर 3 Fe है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 8 हो गया, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2। तो अब हम ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया हमारा, बट ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में जो चीज़ बैलेंस नहीं हो रही है वो है हाइड्रोजन। तो अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 4H2 है, यानी कि 8 हाइड्रोजन, तो इधर भी हम आगे अगर 4 लगा देंगे तो दोनों साइड 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। दोनों साइड देखिए 8 हाइड्रोजन हो गए। अब ये सेकेंड वाले स्टेप को देखिए, Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2। इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, यानी कि ये सारी चीज़ें तो बैलेंस हो गई। अब हमें नेक्स्ट क्या बैलेंस करना है? Fe को। Fe लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि रिएक्टेंट की साइड में सिर्फ 1 है, और प्रोडक्ट की साइड में Fe3 है। तो हम रिएक्टेंट की साइड में Fe के आगे 3 इंक्रीज कर देंगे। अब ये जो हमारा रिएक्शन हो जाएगा, दैट इज़ 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2। 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2। दिस इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हमें ये समझना है कि बैलेंसिंग तो हमें पता चल गई हिट एंड ट्रायल मेथड से, और बैलेंसिंग करने के लिए आपकी NCERT बुक में जो भी क्वेश्चंस आपको बैलेंसिंग से रिलेटेड मिलते हैं आप उसे सॉल्व करना। कल मैं बैलेंसिंग से ही रिलेटेड थोड़ी चीज़ें और बताऊंगी, और इसमें 1-2 पॉइंट हम और आगे इंक्रीज़ करेंगे कि इक्वेशन में कब हमें उसके फिज़िकल स्टेट को लिखना ज़रूरी है और कब हम बिना फिज़िकल स्टेट लिखे भी इक्वेशन लिख सकते हैं, या फिज़िकल स्टेट लिखने का क्या मतलब होता है। आपने कभी कभी बुक्स में कोई रिएक्शन ऐसी देखी होगी जिसमें कहीं कोई एटम है उसके बाद में लिखा है सॉलिड, कहीं लिक्विड, कहीं गैसियस, कहीं एक्वस। तो उसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताऊंगी। बैलेंसिंग से रिलेटेड NCERT में जितने क्वेश्चन हैं सबको हिट एंड ट्रायल मेथड की मदद से हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप भी NCERT में जो आपका एक्सरसाइज है उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आप उसको सॉल्व करके आओ। कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको आती है सॉल्व करने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टैग कर सकते हैं और मैं वहाँ से आपकी हेल्प करूँगी। मेरी ID यूट्यूब पे भी है, केमिस्ट्री विद जूही श्रीवास्तव नाम से। अभी मैंने ये न्यू ID क्रिएट की है, थोड़ा टाइम भी उतना नहीं रहता है, बट मैंने ये सोचा कि 10 to 15 मिनट पर डे हम लोग केमिस्ट्री के लिए निकालें थोड़ा थोड़ा तो हो जाएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो IIT के फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए भी केमिस्ट्री यूज़फुल है, जो नीट के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी केमिस्ट्री यूज़फुल है, हायर एजुकेशन में भी जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी केमिस्ट्री यूज़फुल है। तो कुल मिला जुलाकर ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हमें इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और 10 to 15 मिनट्स डेली हम निकालेंगे। 15 मिनट्स मैं निकालूंगी, 15 मिनट्स आप निकालना इसके होमवर्क के लिए, और मिल करके हम इसे शानदार करेंगे और इस बार अच्छा नंबर लाएंगे जो भी हमारे 10th स्टैंडर्ड के CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विश यू अ गुड लक। ओके, तो मस्त रहो, केमिस्ट्री पढ़ते रहो। ओके, बाय।